आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि इंसान होने का अर्थ बदल देती है। ये कहानी है धर्म की, विज्ञान की, सत्ता की, पैसे की और सबसे बढ़कर कल्पना की। हम खुद को इस धरती का मालिक मानते हैं, लेकिन 70,000 साल पहले हम जंगलों में भटकते एक मामूली जानवर थे। तो सवाल है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? क्यों सिर्फ होमो सेपियंस बचा? और क्या सच में हम प्रगति कर रहे हैं या बस खुद को बेहतर समझने का भ्रम पाल रहे हैं? हरारी इस किताब में 13.5 अरब साल की यात्रा को सिर्फ 400 पन्नों में समेटते हैं। ब्रह्मांड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, पाषाण युग से लेकर पूंजीवाद तक, शिकार से लेकर शेयर मार्केट तक। यह किताब इतिहास को राजाओं और युद्धों से नहीं, विचारों और मिथकों से समझाती है। और आज से हम इस पूरी किताब को 6 गहरे भागों में समझेंगे, कोई अध्याय छोड़े बिना। तो चलिए शुरू करते हैं मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग से। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, पार्ट 1, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अध्याय 1, एक मामूली जानवर। लगभग 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, फिर बने तारे, आकाश गंगाएं। 4.5 अरब साल पहले बनी पृथ्वी और करीब 3.8 अरब साल पहले जीवन की पहली झलक दिखाई दी। लेकिन इंसान, हम तो बहुत बाद में आए। करीब 2.5 मिलियन साल पहले जीनस होमो अस्तित्व में आया और उस समय धरती पर केवल एक मानव प्रजाति नहीं थी। निएंडरथल्स, इरेक्टस, डेनिसोवंस, फ्लोरेंसिस और हमारी प्रजाति सेपियंस। हम न सबसे ताकतवर थे, न सबसे तेज, न सबसे खतरनाक। हम खाद्य श्रृंखला में बीच के स्तर पर थे। हम शेर का शिकार बन सकते थे। हम प्रकृति के अधीन थे। हरारी कहते हैं, हम इतिहास की शुरुआत में एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी पृथ्वी पर सिर्फ हम हैं? अध्याय 2, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। करीब 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में कुछ बदला। कोई बड़ी शारीरिक संरचना नहीं बदली, लेकिन सोचने का तरीका बदल गया। हमने जटिल भाषा विकसित की, लेकिन यह केवल जानकारी देने के लिए नहीं थी। हम गपशप कर सकते थे, और गपशप का मतलब था सामाजिक जानकारी। वो व्यक्ति भरोसेमंद है, उससे सावधान रहो। इससे बड़े समूहों में सहयोग संभव हुआ। लेकिन असली क्रांति यहां नहीं थी। असली क्रांति थी कल्पना। हम ऐसी चीजों की बात कर सकते थे जो वास्तविक नहीं थीं। देवता, आत्मा, कबीले की आत्मा, पूर्वजों की कहानी। और यही हमारी असली ताकत बनी। अध्याय 3, शेयर्ड मिथ्स की शक्ति। हरारी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति लचीला सहयोग है। चींटियां भी सहयोग करती हैं, भेड़िए भी करते हैं, लेकिन उनका सहयोग सीमित है। मनुष्य हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। कैसे? कहानियों के माध्यम से। अगर 10,000 लोग मानते हैं कि उनका राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो वो उसकी बात मानेंगे। अगर करोड़ों लोग मानते हैं कि कागज का नोट मूल्यवान है, तो अर्थव्यवस्था चलेगी। मनी, नेशंस, कॉरपोरेशंस, ये सब इमेजिन्ड रियलिटीज हैं। ये तब तक वास्तविक है जब तक हम सब इन पर विश्वास करते हैं। यही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की असली देन है। अध्याय 4, सेपियंस ने दूसरों को कैसे हराया। निएंडरथल्स शारीरिक रूप से हमसे मजबूत थे, लेकिन वो छोटे समूहों में रहते थे। हम बड़े नेटवर्क बना सकते थे। हमने बेहतर उपकरण बनाए, बेहतर रणनीति बनाई, बेहतर सहयोग किया। परिणाम, दूसरी मानव प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ जगहों पर संघर्ष हुआ होगा, कुछ जगहों पर मिश्रण हुआ। आज हमारे डीएनए में 1 से 4% निएंडरथल जीन्स है। मतलब इतिहास पूरी तरह काला सफेद नहीं था, लेकिन अंततः पूरी पृथ्वी पर सिर्फ सेपियंस बचे। ये मानव इतिहास का पहला ग्लोबल डोमिनेंस था।
अध्याय 5 स्टोन एज की सच्चाई। हम सोचते हैं कि स्टोन एज जीवन कठिन और दुखी था, लेकिन हरारी इसे ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी कहते हैं। वे द्विविध भोजन खाते थे, रोज 3 से 5 घंटे काम करते थे, कम बीमार पड़ते थे। उनके पास आधुनिक तनाव नहीं था। तो क्या आधुनिक जीवन वास्तव में बेहतर है या बस अधिक जटिल? 70,000 साल पहले हमने एक छलांग लगाई, हमने कहानियां बनाई और उन्हीं कहानियों ने हमें जंगलों से निकालकर सभ्यता तक पहुंचाया। लेकिन वही कहानियां भ्रम भी पैदा कर सकती हैं। अगर पैसा एक कहानी है, अगर राष्ट्र एक कहानी है, तो क्या हम अपनी ही बनाई कहानियों के गुलाम हैं? हम जानवर थे, कल्पना ने हमें इंसान बनाया और शायद वही कल्पना हमारा भविष्य तय करेगी। कृषि क्रांति, इतिहास की सबसे बड़ी ठगी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसानों को कल्पनाओं की ताकत दी, कैसे मिथक, धर्म और कहानियों ने लाखों अजनबियों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन आज हम इतिहास के उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां इंसान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। ये फैसला था खेती शुरू करने का, और यहीं से शुरू होती है कृषि क्रांति। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में क्रांति थी या फिर ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी? अध्याय 1 शिकारी से किसान बनने की कहानी। करीब 12,000 साल पहले मानव जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। हजारों साल तक इंसान शिकारी संग्राहक था। वो जंगलों में घूमता था, फल तोड़ता था, जानवरों का शिकार करता था और प्रकृति के साथ तालमेल में जीता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समुदायों ने बीज बोना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अगर गेहूं का दाना जमीन में गिर जाए तो कुछ महीनों बाद वही दाना कई गुना होकर लौटता है। ये एक खोज थी, लेकिन ये खोज आजादी की नहीं, बंधन की शुरुआत थी। गेहूं की साजिश। हरारी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। इंसान ने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया। सोचिए, पहले इंसान जहां चाहे घूम सकता था, लेकिन अब उसे एक ही जगह रहना पड़ा। उसे खेतों की देखभाल करनी पड़ी, उसे पानी देना पड़ा, उसे जानवरों से फसल बचानी पड़ी। वो सूरज निकलने से पहले उठता था, दिन भर मेहनत करता था, और फिर भी उसका भोजन पहले जितना विविध और पौष्टिक नहीं था। कृषि ने भोजन की मात्रा बढ़ाई, लेकिन जीवन की गुणवत्ता घटा दी। स्थायी बस्तियों का जन्म। खेती का मतलब था एक जगह बसना। यहीं से गांव बने, गांव से कस्बे और फिर शहर। लेकिन जब लोग एक जगह इकट्ठे हुए तो नई समस्याएं भी पैदा हुईं। बीमारियां, कुपोषण, सामाजिक असमानता, संपत्ति का संघर्ष। शिकारी समाज में संपत्ति बहुत कम थी। कोई ज्यादा अमीर नहीं था, कोई बहुत गरीब नहीं था। लेकिन खेती ने मेरी जमीन और तेरी जमीन का विचार पैदा किया। यहीं से असमानता की शुरुआत हुई। जनसंख्या विस्फोट। खेती ने एक और बड़ा बदलाव लाया। जनसंख्या में तेज वृद्धि, क्योंकि अब भोजन का स्थायी स्रोत था और एक जगह रहने से महिलाएं अधिक बच्चे पैदा कर सकती थीं। शिकारी जीवन में बच्चों को उठाकर घूमना मुश्किल था, लेकिन गांव में ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा कामगार। धीरे धीरे मानव आबादी तेजी से बढ़ी, लेकिन हर बच्चे का जीवन आसान नहीं था। अधिकतर लोग कड़ी मेहनत, कम भोजन और बीमारियों से भरे जीवन में जी रहे थे। जानवरों की दास्तान। कृषि क्रांति सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी एक मोड़ थी। गाय, भेड़, सुअर, मुर्गियां, इन सब को पालतू बनाया गया। लेकिन क्या ये उनके लिए अच्छा था? नहीं। पहली बार इतिहास में अरबों जानवरों को कैद में रखा गया। उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। उनकी जिंदगी सिर्फ मानव उपयोग के लिए सीमित कर दी गई। हरारी कहते हैं, ये इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर अध्याय है। भविष्य की चिंता। शिकारी लोग आज में जीते थे, उन्हें अगले महीने की चिंता नहीं थी। लेकिन किसान, उन्हें अगली बारिश की चिंता थी, अगले मौसम की चिंता थी, भविष्य की चिंता थी।
यहीं से तनाव, योजना, बचत और जटिल सामाजिक ढांचे शुरू हुए। सामाजिक ढांचा और सत्ता। जब सरप्लस भोजन पैदा हुआ तो कुछ लोग खेतों में काम करने के बजाय प्रशासन, युद्ध और धर्म में लग गए। यहीं से जन्म हुआ राजाओं का, सैनिकों का, पुरोहितों का, नौकरशाही का, और धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। असमानता की जड़। खेती ने भोजन की मात्रा बढ़ाई, लेकिन उसे समान रूप से नहीं बांटा। कुछ लोग अमीर हुए, अधिकतर लोग गरीब। कुछ के पास जमीन थी, कुछ के पास सिर्फ श्रम। यहीं से वर्ग व्यवस्था शुरू हुई। क्या इंसान खुश हुआ? सबसे बड़ा सवाल, क्या कृषि क्रांति ने मानव को खुश बनाया? हरारी कहते हैं, नहीं। व्यक्ति का जीवन शायद और कठिन हो गया, लेकिन प्रजाति के स्तर पर हम संख्या में बढ़ गए। तो क्या सफलता का मतलब खुशी है या सिर्फ संख्या? इतिहास का भ्रम। हम मानते हैं कि इतिहास लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन हरारी हमें चुनौती देते हैं। क्या हर प्रगति वास्तव में सुधार है या सिर्फ जटिलता? कृषि क्रांति हमें आधुनिक सभ्यता तक लेकर आई, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, समानता, प्रकृति से जुड़ाव। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कृषि क्रांति ने मानव जीवन को बदल दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां इंसान ने स्थिरता के बदले स्वतंत्रता छोड़ी, जहां उसने अधिक भोजन के बदले अधिक मेहनत स्वीकार की, जहां उसने सुविधा के बदले चिंता और असमानता अपनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मानव समाज बड़े बड़े साम्राज्यों में बदलने वाला है। पैसा, धर्म और कानून दुनिया को एक साथ बांधने वाले हैं। और यही होगा हमारे अगले भाग में। अब तक हमने देखा कैसे कल्पना ने हमें जोड़ा, कैसे पैसा, धर्म और साम्राज्य ने मानवता को एक किया। लेकिन लगभग 500 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। न कोई नया धर्म, न कोई नया साम्राज्य, बल्कि अज्ञान को स्वीकार करने का साहस। यही था द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आज का यह भाग पूरी गहराई से उस क्रांति को समझेगा जिसने मानव को इतिहास का शिकार नहीं, बल्कि उसका निर्माता बना दिया। अध्याय 1, इग्नोरेंस की खोज। हरारी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। पुरानी सभ्यताएं मानती थीं कि दुनिया का ज्ञान पहले से मौजूद है। देवताओं ने सब बता दिया है, पवित्र ग्रंथों में सब उत्तर हैं। लेकिन 16वीं सदी में यूरोप में एक नया विचार जन्मा, हम नहीं जानते। ये स्वीकार करना कि हम अज्ञानी हैं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। यहीं से विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान कहता है, अगर हमें उत्तर नहीं पता तो हम खोजेंगे, प्रयोग करेंगे, गणना करेंगे, प्रमाण ढूंढेंगे। अध्याय 2, मॉडर्न साइंस का जन्म। विज्ञान के 3 मूल स्तंभ, अज्ञान को स्वीकार करना, अवलोकन और गणित पर भरोसा, नई शक्ति हासिल करना। यहां से शुरू होती है खोजों की श्रृंखला। भौगोलिक खोजें। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक पार करता है। यूरोप को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया उनकी कल्पना से कहीं बड़ी है। मानचित्र बदल गए, व्यापार मार्ग बदले, शक्ति संतुलन बदल गया। वैज्ञानिक खोजें। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गैलीलियो गैलीलेई ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। मानव का अहंकार टूट गया। अब ब्रह्मांड ईश्वर की कथा नहीं, गणित का समीकरण बन गया। अध्याय 4, साइंस प्लस एम्पायर इक्वल्स पावर। हरारी कहते हैं, विज्ञान कभी अकेला नहीं चला, वो जुड़ा था साम्राज्यवाद से। यूरोपीय साम्राज्यों ने वैज्ञानिक खोजों को फंड किया। वैज्ञानिकों ने साम्राज्यों को शक्ति दी। उदाहरण के लिए नौसैन्य तकनीक, हथियार, चिकित्सा, मानचित्र।
ये गठबंधन इतना शक्तिशाली था कि यूरोप ने पूरी दुनिया पर प्रभुत्व जमा लिया। अध्याय 4, कैपिटलिज्म और मॉडर्न साइंस। अब आते हैं पूंजीवाद पर। विज्ञान को शोध के लिए पैसा चाहिए था। पैसा आया निवेश से, निवेश आया भविष्य में विश्वास से। पूंजीवाद कहता है लाभ कमाओ, पुनः निवेश करो, प्रगति करो। इस चक्र ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, भाप इंजन, कारखाने, मशीनें, रेलवे। मानव श्रम की जगह मशीनों ने ले ली। उत्पादन बढ़ा, शहर बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन इसके साथ प्रदूषण, श्रमिक शोषण, सामाजिक असमानता भी बढ़ी। अध्याय 5, ह्यूमनिज्म का उदय। जब धर्म और परंपरा कमजोर हुई तो एक नया धर्म उभरा, ह्यूमनिज्म। यह कहता है कि अंतिम अधिकार ईश्वर नहीं, मनुष्य की भावनाएं हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न एजुकेशन सब ह्यूमनिज्म पर आधारित हैं। ह्यूमनिज्म के 3 रूप, लिबरल ह्यूमनिज्म, सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म, एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। इन विचारधाराओं ने 20वीं सदी को आकार दिया। अध्याय 6, क्या विज्ञान ने हमें खुश किया? यह सबसे गहरा प्रश्न है। हम पहले से अधिक स्वस्थ हैं, अमीर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हम अधिक खुश हैं? हरारी कहते हैं सुख का स्तर शायद उतना नहीं बदला। हमने रोग जीते लेकिन चिंता पाई, हमने दूरी घटाई लेकिन अकेलापन बढ़ाया। अध्याय 7, क्या होमो सेपियंस का अंत? अब सबसे डरावना विचार। विज्ञान हमें केवल दुनिया बदलने की शक्ति नहीं देता, बल्कि स्वयं को बदलने की भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी। क्या होमो सेपियंस अगली प्रजाति बनाएगा? क्या हम गॉड लाइक बन रहे हैं? हरारी कहते हैं पहली बार इतिहास में हम प्राकृतिक चयन को पीछे छोड़ रहे हैं। अब विकास का निर्णय मानव लेबोरेटरीज में होगा। एंथ्रोपोसीन, मानव युग। हम अब प्रकृति के साथ नहीं जी रहे, हम प्रकृति को बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का विलुप्त होना, महासागरों का प्रदूषण। मानव पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें शक्ति दी, ज्ञान दिया, सामर्थ्य दिया, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी दी। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हम देवताओं जैसी शक्ति रखते हैं, लेकिन क्या हमारे पास देवताओं जैसी बुद्धि है? पिछले 70,000 वर्षों में सेपियंस ने कल्पना की, खेती की, साम्राज्य बनाए, धर्म गढ़े, विज्ञान रचा। अब हम खड़े हैं इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर। अगला चरण क्या होगा? होमो डियस या आत्मविनाश? ये निर्णय अब हमारे हाथ में है। अब तक हमने देखा कैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने कल्पना की शक्ति दी, कैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने समाज को बदला, लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, मानवता का एकीकरण। एक समय था जब दुनिया हजारों अलग अलग संस्कृतियों, जनजातियों और सभ्यताओं में बटी हुई थी। आज पूरी पृथ्वी एक वैश्विक नेटवर्क में जुड़ी हुई है। ये कैसे हुआ? इसी प्रश्न का उत्तर है द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। आज की ये स्क्रिप्ट पूरी गहराई से पार्ट 3 को कवर करेगी। धर्म, साम्राज्य और पैसा, 3 शक्तियां जिन्होंने पूरी मानवता को एक कर दिया। अध्याय 1, क्या इतिहास का कोई दिशा है? हरारी कहते हैं अगर हम इतिहास को हजारों वर्षों के पैमाने पर देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है। मानव समाज लगातार छोटे छोटे अलग समूहों से बड़े बड़े एकीकृत सिस्टम में बदलता गया। पहले कबीले थे, फिर शहर राज्य, फिर साम्राज्य, फिर वैश्विक व्यापार नेटवर्क, आज एक वैश्विक सभ्यता। इतिहास की दिशा क्या है? एकीकरण। अध्याय 2, मनी यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम। हरारी कहते हैं पैसा केवल धारपू या कागज नहीं है, पैसा है आपसी विश्वास। अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं तो आप उसे इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि कोई और भी उसे स्वीकार करेगा।
पैसा सबसे सफल इमेजिन्ड ऑर्डर है। ध्यान दीजिए, धर्म सभी को एक नहीं कर पाया, साम्राज्य भी सीमित थे, लेकिन पैसा, वो धर्म, संस्कृति, भाषा सब पार कर गया। एक मुस्लिम व्यापारी, एक हिंदू किसान, एक ईसाई सैनिक, सभी सोने के सिक्के पर भरोसा कर सकते हैं। मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर डिवाइज्ड। पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद ने एक नया विचार दिया, भविष्य बेहतर होगा। इस विश्वास ने क्रेडिट सिस्टम को जन्म दिया, बैंक उभरे, निवेश बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हुई। पैसे ने अनजान लोगों को जोड़ दिया, व्यापार ने दुश्मनों को भी साझेदार बना दिया। अध्याय 3, एम्पायर्स, डाइवर्सिटी अंडर वन रूल। अब आते हैं साम्राज्यों पर। हरारी साम्राज्य को परिभाषित करते हैं एक राजनीतिक व्यवस्था जो विभिन्न जातियों और संस्कृतियों पर शासन करे। साम्राज्य अक्सर हिंसक थे, लेकिन उन्होंने एकीकरण भी किया। उदाहरण, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, मंगोल एम्पायर। इन साम्राज्यों ने कानूनों को एक जैसा किया, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए, प्रशासनिक प्रणाली बनाई, विचारों का आदान प्रदान बढ़ाया। साम्राज्य विरोधाभासी थे, वे दमन भी करते थे, लेकिन सांस्कृतिक मिश्रण भी बढ़ाते थे। क्या साम्राज्य बुरे थे? हरारी कहते हैं, इतिहास को केवल अच्छा या बुरा के चश्मे से मत देखो। साम्राज्यों ने लाखों लोगों को मारा, लेकिन उन्होंने वैश्विक एकता की नींव भी रखी। आज की दुनिया, कानून, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई मायनों में साम्राज्यों की विरासत है। अध्याय 4, यूनिवर्सल रिलीजन्स। अब आते हैं तीसरी शक्ति पर, धर्म। शुरुआत में धर्म स्थानीय थे, लेकिन कुछ धर्म यूनिवर्सल बन गए, जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। इन धर्मों ने कहा, सभी मनुष्य समान हैं, सभी एक ही नैतिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये विचार क्रांतिकारी था। धर्म ने सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ा, लाखों अनजान लोगों को एक साझा नैतिक ढांचे में जोड़ा। इमेजिन्ड ऑर्डर की शक्ति। धर्म, पैसा और साम्राज्य तीनों एक चीज पर टिके हैं, साझा विश्वास। कोई ईश्वर को छू नहीं सकता, कोई राष्ट्र को पकड़ नहीं सकता, कोई डॉलर का इंट्रिंसिक मूल्य नहीं देख सकता। लेकिन जब लाखों लोग एक कहानी पर विश्वास करते हैं, वो कहानी वास्तविक शक्ति बन जाती है। अध्याय 5, ग्लोबल कल्चर का जन्म। पिछले 500 वर्षों में एक वैश्विक संस्कृति उभरी है। आज हम समान वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं, वैश्विक मार्केट से जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं, मानवाधिकार की भाषा साझा करते हैं। हरारी कहते हैं, पहली बार इतिहास में पूरी मानवता लगभग एक ही सभ्यता का हिस्सा है। क्या विविधता खत्म हो रही है? एक प्रश्न उठता है, क्या एकीकरण का मतलब स्थानीय संस्कृतियों का अंत है? हरारी का उत्तर जटिल है। हाँ, कई परंपराएं हो गईं, भाषाएं समाप्त हुईं, लेकिन साथ ही एक नई मिश्रित वैश्विक संस्कृति बनी। आज कोई भी संस्कृति शुद्ध नहीं है। अंतिम विचार, क्या मानवता सच में एक है? राजनीतिक रूप से अभी नहीं, भावनात्मक रूप से शायद नहीं, लेकिन आर्थिक, वैज्ञानिक और पारिस्थितिक रूप से हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेट, ये सब दिखाते हैं अब कोई भी समाज अलग नहीं रह सकता। दोस्तों, हरारी हमें ये दिखाते हैं कि मानव इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की। पैसे में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, राष्ट्र में विश्वास, मानवाधिकार में विश्वास। इन्हीं साझा कल्पनाओं ने अजनबियों को एक साथ रहने दिया और आज पूरी मानवता एक ही जाल में बंधी है। प्रश्न ये है कि क्या हम इस एकता का उपयोग सहयोग के लिए करेंगे या विनाश के लिए? यही है द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी का गहरा संदेश। 70,000 वर्षों की ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने देखा कैसे एक साधारण सा प्राणी जो कभी अफ्रीका के जंगलों में घूमता था, आज पृथ्वी का शासक बन चुका है। लेकिन ये कहानी केवल शक्ति की नहीं है, ये कहानी है कल्पना की। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कहानी की शुरुआत। जब होमो सेपियंस ने पहली बार कल्पना करना सीखा, मिथक गढ़े, देवताओं को जन्म दिया, कहानियां बनाई, तभी वो बाकी प्रजातियों से अलग हो गया। हमने मिलकर ऐसी चीजों पर विश्वास किया जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं थीं। राष्ट्र,
धर्म, पैसा, मानवाधिकार और उन्हीं कल्पनाओं ने हमें लाखों अनजान लोगों के साथ जोड़ दिया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, सुविधा या चाल। खेती ने हमें स्थिरता दी, भोजन का भंडार दिया, लेकिन क्या उसने हमें खुश किया? शायद नहीं। हम खेतों के दास बन गए। हमने प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश की और बदले में प्रकृति ने हमें नियंत्रित किया। यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, एक विश्व, एक व्यवस्था, पैसा, साम्राज्य, धर्म, इन तीन शक्तियों ने पूरी मानवता को एक जाल में बांध दिया। आज हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था, विज्ञान और राजनीति एक ही वैश्विक संरचना से जुड़ी है। मानवता पहली बार वास्तव में एक हो गई है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अज्ञान से शक्ति तक। फिर हमने स्वीकार किया कि हम सब कुछ नहीं जानते, और यही स्वीकारोक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। विज्ञान ने हमें रोगों पर विजय दी, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, प्रौद्योगिकी ने दूरी मिटा दी, लेकिन उसी विज्ञान ने परमाणु बम भी बनाया, पर्यावरण संकट भी पैदा किया। एंथ्रोपोसीन, मानव का युग। आज पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली ताकत कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई भूकंप नहीं, बल्कि मानव है। हम महासागरों का तापमान बदल रहे हैं, प्रजातियां विलुप्त कर रहे हैं, जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। हम देवताओं जैसी शक्ति रखते हैं, लेकिन क्या हम देवताओं जैसी समझ रखते हैं? भविष्य की दहलीज, होमो डियस। हरारी हमें चेतावनी देते हैं, पहली बार इतिहास में हम विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी। क्या अगली प्रजाति मानव द्वारा निर्मित होगी? क्या होमो सेपियंस खुद को अपग्रेड करेगा या खुद को मिटा देगा? सबसे बड़ा प्रश्न। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि क्या सही है, वो केवल ये दिखाता है कि क्या संभव है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न ये है हम क्या बनना चाहते हैं। खुशी का प्रश्न। इतनी प्रगति के बाद भी क्या हम अधिक खुश हैं? क्या किसान अपने पूर्वजों से अधिक संतुष्ट है? क्या आधुनिक कर्मचारी शिकारी संग्राहक से अधिक स्वतंत्र है? हरारी हमें मजबूर करते हैं सोचने के लिए, क्या प्रगति इक्वल सुख, या हम केवल जटिलता बढ़ा रहे हैं? दोस्तों, सेपियंस की कहानी किसी एक राष्ट्र की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता की कहानी है। ये कहानी है कल्पना की शक्ति की, विश्वास की ताकत की और जिम्मेदारी की गहराई की। हमने देवताओं को बनाया, हमने साम्राज्य बनाए, हमने विज्ञान बनाया, अब हमें खुद को बनाना है। हो सकता है भविष्य में इतिहासकार लिखें कि होमो सेपियंस वो प्रजाति थी जिसने स्वयं को देवता समझ लिया, लेकिन शायद वे ये भी लिखें कि यही वो प्रजाति थी जिसने अपनी शक्ति को समझदारी में बदला। निर्णय हमारे हाथ में है। अगर आपको ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। ये थी सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की गहरी भरी यात्रा। मैं हूं आपका साथी विचार पन्ना। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई विचार और एक नई चेतना के साथ। धन्यवाद।